Dear students, welcome to the first lecture on mathematics for class 11 by Step Up Career Institute. 10th के बाद ये पहला लेक्चर होगा, मैं एज्यूम कर रहा हूँ तुम लोगों का। अभी तो 10th के एग्ज़ाम्स भी पूरे नहीं हुए हैं कोरोना लॉकडाउन के कारण, और कुछ स्टूडेंट्स के कुछ सब्जेक्ट्स बचे हुए होंगे एग्ज़ाम्स। तो चलो, क्लास 11th की पढ़ाई कैसे करें, क्लास 10th और क्लास 11th में क्या डिफरेंस है, पहले तुम लोग को ये जानना जरूरी है। और ये तुम लोग को ये मन में ये होगा कि कितना लोड पड़ेगा, कितना ज़्यादा पढ़ाई करना पड़ेगा। क्लास 10th सारे स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि क्लास 10 तक के बाद लोग स्टूडेंट अपना स्ट्रीम चूज करते हैं। किन्हीं को बायो पढ़ना होता है, वो बायोलॉजी लेते हैं, पीसीबी लेते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। किन्हीं को कॉमर्स पढ़ना है तो वो कॉमर्स लेते हैं, किन्हीं को पीसीएम मैथ्स पढ़ना है तो मैथ्स लेते हैं। तो इसीलिए 10th तक जो ये सिलेबस है वो काफ़ी इजी रहता है कि जिनको आगे जाके मैथ्स नहीं लेना है उनको क्यों अननेसेसरी ज़्यादा बर्डन दें, ज़्यादा लोड दें मैथ्स, जिनको नहीं आगे जाके लेना है। अब तो लोग मैथ्स चूज़ किए हो तो क्लास 10 तक जैसे पढ़ाई किए थे और क्लास 11th की जो पढ़ाई है तो उसमें काफ़ी एक बड़ा जंप है। और उस जंप के पीछे रीज़न क्या है मैं अभी तुरंत भूल गया हूँ, क्योंकि क्लास 10 सबके लिए जनरल है, 10th तक का मैथ्स। उसके बाद 11th में जैसे तुम आते हो तो वो एक स्पेशलाइज हो जाता है, कि तुम उसमें स्पेशलिस्ट बनते हो, तो इसलिए वो जंप रहता है। अब जैसे क्लास 10th में तुम लोग मैथ्स की पढ़ाई किए थे, जैसे पढ़ रहे हैं, कोई एक टॉपिक चल रहा है, 10 दिन स्कूल नहीं गए, दादी घर चले गए, नानी घर चले गए, या किसी के रिलेटिव की शादी है उसमें चले गए 10 दिन के लिए गए, 12 दिन के लिए गए, जो चैप्टर चल रहा था वापस आ रहे हो तो स्कूल में वही चैप्टर चल रहा होता है, ज़्यादा लॉस नहीं होता है, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ता है कोर्स। बट क्लास 11 में ऐसा नहीं है, तुम 2 दिन भी छोड़ दोगे पढ़ाई, 2 दिन भी क्लासेस नहीं जाओगे, देखोगे सिलेबस काफ़ी आगे निकल गया। ये तो एक डिफरेंस तो है ही 11th 12th में, 10+2 और 10th में ये एक बड़ा डिफरेंस है। और क्लास 11th एक तरह का लिंक है बिटवीन क्लास 10 तुम्हारा 10th और 10+2 में। तो लिंक है, तो 12th बोर्ड और 10th में लिंक है, तो वो काफ़ी क्रिटिकल होता है। स्टूडेंट्स क्लास 11th में अपना पूरा सिलेबस पूरा नहीं कर पाते हैं, जो स्टूडेंट सिलेबस अपना पूरा नहीं कर पाते हैं ढंग से, जिनको अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती है क्लास 11th में, उनको आगे जा कर के ठीक है बोर्ड में तो 12th में तो निकल जाता है किसी तरह से, लेकिन अगर आपको कंपटीशन करना है तो बेस आपका क्लास 11 ही है। तो क्लास 11 में आप जितने अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, क्लास 12 में आपको उतना ज़्यादा उतना ज़्यादा कंफर्टेबल रहिएगा, क्योंकि वो इजी होगा आपके लिए। क्लास 12 का सिलेबस भी क्लास 11 के कंपैरिजन में छोटा है, छोटा भी है और टाइम भी ज़्यादा मिलता है क्लास 12 में, क्योंकि आप क्लास 12 मार्च अप्रैल से आप शुरू कर देते हो, और क्लास 11 मई जून तक शुरू हो पाता है, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम 10th के एग्ज़ाम के रिजल्ट आते हैं, फिर जा कर के आप एडमिशन लेते हो, तो ये सब प्रोसेस होते होते मई जून तो चला ही जाता है। तो जून में मान लीजिए आपने क्लासेस शुरू किए, तो जून से अगले मार्च तक आपको कितना टाइम मिल पाता है, अगले मार्च फरवरी तक ही टाइम मिल पाता है। तो जून से अगले फरवरी तक में आपको हार्डली 8 महीने मिलते हैं, और ये सिलेबस इतना बड़ा होता है कि 8 महीने में पूरा नहीं होगा, 8 महीने में नहीं होगा, आप चाहे कैसे भी करें। और मोस्ट ऑफ द जो बेसिक टॉपिक्स का जो बेसिक है वो क्लास 11th में ही है, तो इसलिए काफ़ी ध्यान से पढ़ाई करने की ज़रूरत है। और अपना आपको टाइम टेबल जो है, बढ़िया टाइम टेबल मेंटेन करना है। बढ़िया इन द सेंस कि आपको कितने घंटे पढ़ाई करनी है, कब क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स को बैलेंस वे में लेके चलना है। तो इसीलिए सारे सब्जेक्ट्स को आपको बैलेंस वे में टाइम एलोकेट करना पड़ेगा, ताकि आप उसको कवर कर पाए। प्लानिंग के तहत आपको अपनी स्टडी करनी पड़ेगी। अभी तक 10th तक तो अनप्लान्ड भी चलता था,
बट 11th में आपको एक प्लानिंग के साथ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैथ्स का पहला लेक्चर है और आप लोगों को पहले मैथ्स ही करना चाहिए। क्लास 11th की जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए पढ़ाई की, तो पहले 11th का मैथ्स आपको करना चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट जो टच करते हैं तो सबसे पहले आपको मैथ्स टच करना चाहिए। मैथ्स के जो बेसिक्स हैं, जो फिजिक्स को समझने के लिए, केमिस्ट्री को समझने के लिए, फिजिक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो पहले आपको वैसे बेसिक्स जो हैं कवर करनी चाहिए। तो आपको 15 to 20 डेज एटलीस्ट केवल मैथ्स बनाने चाहिए। उसमें थोड़ा कैलकुलस का एक नया सब्जेक्ट आ जाता है, कैलकुलस आपको, जो कि कम्प्लीटली डिफरेंट होता है फ्रॉम क्लास 10th। तो एक नई चीज़ है, उसमें थोड़ा समय तो आपको लगेगा, थोड़ा समय आपको डेडिकेटेड एफर्ट उसमें देना पड़ेगा कैलकुलस को ठीक से समझने। कैलकुलस और वेक्टर ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनकी अंडरस्टैंडिंग अगर आपको क्लास 11th में हो जाती है तो आपके लिए फिजिक्स काफ़ी इजी हो जाता है। जो कि फिजिक्स आपको लगेगा धीरे धीरे आप जैसे पढ़ाई करेंगे तो आपको दिखेगा कि फिजिक्स जो है रिलेटिवली टफ है एज कम्पेयर टू योर मैथ्स एंड केमिस्ट्री। टफ इसलिए है कि अगर आपका मैथ्स का अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाया तो आप फिजिक्स में आगे बढ़ नहीं पाएंगे, उनके न्यूमेरिकल्स आपसे सॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि उसका अंडरस्टैंडिंग आपका नहीं बन पाएगा, इसीलिए टफ हो जाता है। क्योंकि फिजिक्स को पढ़ने के लिए मैथ्स के जो बेसिक्स हैं 11th के वो आपको करने पड़ेंगे, कैलकुलस के, वेक्टर के। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बट आप अगर एक सिंसियर एफर्ट लेते हैं तो दिक्कत नहीं होगा। मुझे फॉलो करते जाइए और मैं एक प्लानिंग के तहत चलूँगा कि जो मेरा टॉपिक्स का ये होगा, सिलेक्शन होगा कि पहले कौन सा बाद में कौन सा, वो अकॉर्डिंग टू योर नीड्स होगा, आपके नीड्स के अकॉर्डिंग मैं बनाऊँगा, ताकि आपको फिजिक्स में या आगे दूसरे सब्जेक्ट्स में दिक्कत ना हो। उसी तरह से हम लोग चलेंगे। तो आज पहला लेक्चर है और अब हम लोग सिलेबस देखते हैं, क्लास 11 का क्या सिलेबस है, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे और उस स्ट्रेटजी के तहत, उस प्लानिंग के तहत हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो ये क्लास 11 का सिलेबस है और इसमें क्या क्या है, सेट्स एंड फंक्शंस हैं, अलजेब्रा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कैलकुलस है, मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है। तो इसमें जो है मैं शुरू करता हूँ, तो सेट्स एंड फंक्शंस है। सेट्स आपने पहले हो सकता है पढ़ा होगा, ICSE वालों ने पढ़ा होगा। फंक्शंस आपके लिए नया होगा। अलजेब्रा में कुछ टॉपिक्स नए होंगे आपके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी कुछ टॉपिक्स नए होंगे, और कैलकुलस तो कम्प्लीटली न्यू होगा आपके लिए, ये कम्प्लीटली न्यू होगा और यही बेस बनेगा आपके फिजिक्स का। फिर मैथमेटिकल रीजनिंग है, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी में चूंकि परमुटेशन कॉम्बिनेशन आ जाएगा तो चीज़ें आपको न्यू रहेंगी, बट आपके लिए चैलेंज ये कैलकुलस बना रहेगा, ये कैलकुलस आपके लिए चैलेंज बना रहेगा, क्योंकि ये आपके लिए कम्प्लीटली न्यू है। और मैं इसीलिए ज़्यादा ध्यान दूंगा कि ये चीज़ें आपकी मैं क्लियर कर पाऊँ, ताकि आपके दूसरे सब्जेक्ट्स में आपको हेल्प मिल पाए। तो आज शुरू करते हैं पढ़ाई। तो पहले फंडामेंटल से ही शुरुआत करते हैं। तो हम अपना स्ट्रेटजी ऐसा रखेंगे कि हम पहले अलजेब्रा करेंगे, अलजेब्रा के कुछ टॉपिक्स हम पहले करेंगे, अलजेब्रा पहले करेंगे, और उसके साथ साथ धीरे धीरे सेकेंड नंबर पे कैलकुलस शुरू करेंगे। अलजेब्रा और कैलकुलस ये दोनों करेंगे, उसके बाद बाकी चीज़ें हम लोग अपने नीड्स के अनुसार एक्सक्यूज मी, या आपके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपका जो ये रहेगा कि हमें क्या समझ में आ रहा है, स्लो चलना है, फास्ट चलना है, जैसे चलना है उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। तो चलिए अलजेब्रा में देखते हैं कि अलजेब्रा में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या टॉपिक्स हैं। अलजेब्रा में आपका प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, लीनियर इनइक्वालिटीज, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम और सीक्वेंस एंड सीरीज हैं। तो इसमें से हम लोग
आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन से शुरू करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पहले भी किया है, क्लास 10th में भी किया है। अब उससे थोड़ा सा ये एडवांस्ड लेवल रहेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे और उसके साथ उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे लिए न्यू होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे लिए न्यू होगा। इमेजिनरी नंबर हम लोग जो कहते थे कि नंबर इमेजिनरी, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर में वो इमेजिनरी वाला पार्ट आ गया। तो ये करने के बाद ही हम लोग बाकी चीज़ों को देखेंगे। तो चलिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पहले क्लास 10th में पढ़ा है, उसका थोड़ा सा रिकैप करते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं? तो जिस इक्वेशन का फॉर्म ऐसा होता है, ax स्क्वायर तो इस फॉर्म में होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ a जो है 0 ना हो और ए बी सी एलिमेंट ऑफ आर रियल नंबर हो। ए बी सी जो है रियल नंबर, ए बी सी रियल नंबर कॉन्स्टेंट्स हो। ए बी सी रियल नंबर्स हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं, और ए जीरो नहीं है, क्योंकि ए जीरो हो जाएगा तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, तो इस इक्वेशन का डिग्री 1 हो जाएगा। केवल बी एक्स प्लस सी बचेगा और तब ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। क्योंकि इस इक्वेशन पॉलिनोमियल इक्वेशन का डिग्री 2 है, 2 है, इस पॉलिनोमियल इक्वेशन का डिग्री 2 है, इसीलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ए बी सी रियल नंबर्स हैं और कॉन्स्टेंट्स हैं। अब चलिए इसके रूट्स देखते हैं, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये मैं बता दे रहा हूँ फिर से, ये हमने पहले भी ये पढ़ा हुआ है, क्लास 10th में पढ़ा हुआ है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए इसको रिकैप करते हैं। तो ये कैसा था, हमने एक क्वाड्रेटिक फार्मूला डिराइव किया था क्लास 10th में, वो यूं था। इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को हम कैसे लिख सकते हैं? ए को कॉमन ले लिए, ए को कॉमन ले लिए तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए, दिस इज इक्वल टू 0। तो अब बिकॉज ए जीरो नहीं है, ए जीरो नहीं है, तो इसका मतलब यही वाला पार्ट जो है जीरो है। इक्वेशन का ये वाला पार्ट, दिस इज ए इंटू दिस थिंग, तो ए इज नॉट इक्वल टू 0, दैट्स वाई दिस टर्म इज 0, दिस टर्म, दिस होल टर्म। तो इसको तो दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए इक्वल टू 0। अब इसको जरा हम लोग डिराइव करने के लिए क्या करते हैं, इसको इसका स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। इसका स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए इसको 2 टाइम्स इंटू बी बाय 2a इंटू एक्स, 2 से मल्टीप्लाई किए, 2 से डिवाइड कर दिए, तो प्लस b बाय 2a का होल स्क्वायर जोड़ दिए। तो b बाय 2a का होल स्क्वायर जोड़े तो हमको इक्वेशन के इस साइड भी वो जोड़ना पड़ेगा, b बाय 2a का होल स्क्वायर इधर भी जोड़े और राइट साइड में भी हम जोड़ रहे हैं। अब यहाँ पे प्लस c बाय a था, तो प्लस c बाय a को हम अगर राइट साइड लेके जाते हैं तो वो माइनस c बाय a हो जाएगा। तो हमारा इक्वेशन जो है ये इसके बराबर है। अब इसको आगे चलते हैं। यहाँ हमने स्क्वायर कंप्लीट किया, यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर है, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर माइनस c बाई a, विच इज इक्वल टू, इसका 4a अगर हम 4a स्क्वायर एलसीएम ले लेते हैं इन दोनों का, तो ये रहेगा 4a स्क्वायर, ऊपर में b स्क्वायर माइनस 4ac, ये आ जाएगा। दिस इंप्लाइज x प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4a स्क्वायर। अब इसका ये लेते हैं,
अब इसका स्क्वायर जो है इसके बराबर है, दैट मीन्स x प्लस बी बाय 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ये हो गया। अब आगे स्टेप लेके जाते हैं, x इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए प्लस बी बाई टू ए को राइट साइड में ले गए तो माइनस बी बाई टू ए प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a और सिंप्लीफाई करते हैं तो x इक्वल टू हो जाता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। यही फॉर्मूला हम लोग क्लास 10th में डिराइव किए थे, क्लास 10th में डिराइव किए थे और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। इसको हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला, सॉरी कट गया, इसको हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं, इसका नाम है। और ये एक इंडियन साइंटिस्ट के नाम पे भी रखा हुआ है, इसको श्रीधराचार्य रूल भी कहते हैं। तो ये x जो है देख रहे हैं हम यहाँ पे दो सॉल्यूशन मिल पा रहे हैं। एक बार प्लस रखोगे तो एक सॉल्यूशन, माइनस रखोगे तो दूसरा सॉल्यूशन, प्लस रखोगे तो एक रूट आएगा, माइनस रखोगे तो दूसरा रूट आएगा। तो इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जिसका डिग्री 2 है उसके दो सॉल्यूशन हमको इस तरह से क्वाड्रेटिक फार्मूला से मिल रहे हैं। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। तो ये तुम लोग को याद रहना चाहिए, या मैं एज्यूम कर रहा हूं कि ये याद होगा तुम लोग। अब इस सॉल्यूशन में एक स्पेशल टर्म है, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट। इसको हम लोग क्या कहते थे, हमने क्या पढ़ा था, इसको हम लोग डिस्क्रिमिनांट कहते थे। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है ये इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनांट है, डिस्क्रिमिनांट डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो उस हिसाब से ये हो गया, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a। ये याद रखना। और हमने क्या पढ़ाई की थी 10th में कि सम ऑफ रूट्स, इसके जो दो रूट्स हैं, मान लेते हैं वो रूट जो है अल्फा बीटा है, जो यहाँ पे हैं ये दो रूट्स जो हैं अल्फा बीटा हैं। तो सम ऑफ रूट्स जो है क्या था, सम ऑफ रूट्स इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा अगर दो रूट्स हैं तो वो उसका फॉर्म क्या था, वो था माइनस बी बाय ए जीरो नहीं है इसलिए सम फिनाइट है, माइनस बी बाय ए, ये हमने पढ़ा था ये। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या था, दो रूट अगर अल्फा बीटा है तो प्रोडक्ट ऑफ अल्फा इंटू बीटा वो था सी बाय ए, ये भी हमने 10th क्लास में पढ़ा था। तो अब हम लोग देखते हैं ये इक्वेशन जो था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसको हमने लिखा ए कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0, और फिर यहाँ से ए माइनस बी बाई ए था हमारा सम ऑफ रूट्स, तो बी बाई ए हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स, सी बाई हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स था प्लस पी इक्वल टू 0। यानी ये क्या हो गया, ए एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट्स क्या है अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा। इसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करके ऐसा लिख सकते हैं ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन जो है, ये वाला इक्वेशन हमारा इसके बराबर है इन टर्म्स ऑफ रूट्स। जो है मैंने इस इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ इसके जो रूट्स हैं अल्फा बीटा उसके फॉर्म में रखा है। और ये वाला फॉर्म भी, एक फॉर्म ये हो गया, एक फॉर्म दूसरा फॉर्म ये हो गया, तीसरा फॉर्म ये हो गया इक्वेशन का, जो कि हम लोग हमेशा यूज करते रहते हैं। ये जनरल फॉर्म है,
ये सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के फॉर्म में ये फॉर्म है x स्क्वायर 6 प्लस b, और ये रूट्स के फॉर्म में है उसका इस इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन। ये तीनों फॉर्म हम हमेशा यूज करते रहते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स में हम लोग यूज करते रहते हैं। अच्छा, और मैं यहाँ पे एक बात बता देता हूँ कि जैसे ये वो एक रिकैप होगा, पहले भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, थ्योरी ऑफ इक्वेशन। थ्योरी ऑफ इक्वेशन क्या कहता है? थ्योरी ऑफ इक्वेशन ये कहता है कि अगर इक्वेशन का डिग्री जो है n है, इक्वेशन ऑफ डिग्री n हैज एग्जैक्टली n रूट्स या सॉल्यूशंस। n डिग्री का इक्वेशन का एग्जैक्टली n सॉल्यूशन होगा, n रूट्स होगा। जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था तो इसके 2 डिग्री था तो इसके 2 रूट आए थे अल्फा बीटा। अगर n डिग्री का इक्वेशन है तो उसके n रूट्स आएंगे, n रूट्स या n सॉल्यूशंस आएंगे हमेशा, एग्जैक्टली n रूट्स या सॉल्यूशंस होंगे। चलिए हम एक एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल है, कह रहा है कि इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 और अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं। अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो हमें निकालना है a अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू क्या होगा। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या होगा? तो चलिए जरा इसको सॉल्व करते हैं। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसको हम लोग अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। करेक्ट। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है? सम ऑफ रूट्स। ये क्या होता है? यहाँ से माइनस बी बाई ए, यहाँ पे दिया हुआ है ए इज नॉट इक्वल टू 0, ये हमेशा दिया हुआ रहेगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो अल्फा प्लस बीटा जो है आपका हो जाएगा माइनस बी बाई ए का होल क्यूब, और अल्फा बीटा क्या है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो है सी बाई ए, माइनस 3 सी बाई ए इंटू अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा आपका माइनस बी बाई ए। तो ये आपका आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3abc माइनस बी क्यूब बाय ए क्यूब। इसको जरा देख लेंगे। हाँ, 3abc माइनस ए क्यूब बाय बी क्यूब, ये आएगा। अब एक दूसरा वैल्यू निकालना है इसी क्वेश्चन में कि 1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय बीटा स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होगा? तो जरा देखते हैं। हम ये एलसीएम लिए तो आ गया अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ऊपर में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर क्या लिख सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और नीचे अल्फा बीटा का होल स्क्वायर हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया? उसी तरह से माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, इधर 2 अल्फा बीटा माइनस 2 सी बाई ए हो गया अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा का होल स्क्वायर यानी सी बाई ए का होल स्क्वायर, तो सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया? ए स्क्वायर हमने ले लिया एलसीएम, ऊपर में बी स्क्वायर, इधर माइनस 2ac हो जाएगा बाय सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। अब चूंकि ए स्क्वायर जीरो नहीं है, ए जीरो नहीं है, इसलिए ए स्क्वायर जीरो नहीं है, तो इसको हम लोग काट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो ये आ गया बी स्क्वायर माइनस 2ac बाय सी स्क्वायर। यही हमारा सोल्यूशन है, इसका ये सोल्यूशन है। तो ये दो एग्जांपल्स हमने देखे ऑन यूजिंग प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड सम ऑफ रूट्स, हम कैसे ये वैल्यूज निकालते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा एग्जांपल है कि अगर अल्फा बीटा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, अगर ए इज नॉट इक्वल टू 0 और अल्फा बीटा जो है इसके रूट्स हैं, अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो हमें निकालना है वो इक्वेशन, फाइंड इक्वेशन whose roots are
1 बाय ए अल्फा प्लस बी और 1 बाय ए बीटा प्लस बी। तो वैसे वैसा इक्वेशन निकालना है जिसके ये दोनों रूट्स हैं, दो रूट्स हैं, तो वो इक्वेशन भी नया इक्वेशन जो निकालने पूछ रहा है वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो उसका सम ऑफ रूट्स क्या होगा? सम ऑफ रूट्स हो जाएगा 1 बाय ए अल्फा प्लस बी प्लस 1 बाय ए बीटा प्लस बी। सम ऑफ रूट्स हम लोग निकाल रहे हैं और वो हो जाएगा हमारा ए अल्फा प्लस बी इंटू ए बीटा प्लस बी। अब यहाँ से आ गया ए टाइम्स बीटा प्लस अल्फा प्लस टू बी, चूंकि अब अल्फा प्लस बीटा हमको पता है इस इक्वेशन से कि अल्फा प्लस बीटा जो सम ऑफ रूट जो है वो माइनस बी बाई ए होगा। तो ए इंटू माइनस बी बाय ए प्लस टू बी बाय, यहाँ से आ जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो आएगा, इसको एक्सपेंड करते हैं तो आएगा ए स्क्वायर अल्फा बीटा प्लस ए बी इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस बी स्क्वायर यही टर्म्स हैं। आगे इसको करते हैं तो ये ए कट गया यूं, क्योंकि ए जीरो नहीं है इसीलिए डिवाइड हो गया, बिकॉज ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो टू बी माइनस बी हो जाएगा ऊपर में बी। अब नीचे ए स्क्वायर अल्फा बीटा है तो अल्फा बीटा को सी बाई ए लिखेंगे प्लस ए बी इंटू अल्फा बीटा है तो माइनस बी बाई ए लिखेंगे, माइनस बी बाई ए। अब प्लस बी स्क्वायर है जो कि आ जाएगा हमारा यहाँ से ए और ए स्क्वायर का एक पावर गया ए गया। तो ये ऊपर में बी है, नीचे आया ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो जीरो हो जाएगा, ये टर्म कट जाएंगे तो आपका बचा बी बाई ए सी। तो सम ऑफ रूट्स जो है आपका जो नया इक्वेशन है उसका सम ऑफ रूट्स जो है b बाई ए सी हो गया, s इक्वल टू बी बाई ए सी हो गया, एक ये हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो क्या होगा, इन दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बाई ए अल्फा प्लस बी इंटू ए बीटा प्लस बी। और सेम वे चूंकि यहाँ पे हमने ये प्रोडक्ट किया हुआ था, ये प्रोडक्ट करके आ रहा था AC आ रहा था तो ये आ जाएगा 1 बाय AC। सम ऑफ रूट्स हो गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो गया। और हमने क्या पढ़ाई किया था कि इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इन टर्म्स ऑफ सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, उसका फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। ये हमने पहले देखा था, तो उस फॉर्म में बस हम लोग इसको ये कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एस, सम ऑफ रूट्स क्या था बी बाय ए सी आ गया, बी बाय ए सी। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो गया 1 बाय ए सी। दिस इज इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन में एक चीज है, इस क्वेश्चन में एक चीज है कि c 0 नहीं होना चाहिए। c अगर 0 हो जाएगा, a तो 0 नहीं है बिकॉज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, c भी 0 नहीं होना चाहिए, ये भी देना चाहिए a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड c इज नॉट इक्वल टू 0, तभी ये वैलिड होगा। क्योंकि हम यहाँ पे c से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ भी c से डिवाइड कर रहे हैं, इसीलिए ये दोनों ही 0 नहीं होंगे। अब जरा इसमें चूंकि a भी 0 नहीं है, c भी 0 नहीं है, तो हम लोग AC से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा AC एक्स स्क्वायर माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस बी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। यही हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, AC एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि c नॉट इक्वल टू 0 मैंने एज्यूम किया, नहीं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता नहीं।
तो ये आपको ध्यान रखना है कि किसी चीज़ पे आप डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड करके उसको अगर इक्वेशन में सॉल्व कर रहे हैं तो आपको ये कर लेना है कि वो ज़ीरो नहीं हो। ज़ीरो होगा तो उसका कोई मीनिंग होगा नहीं, वो अनडिफाइंड हो जाएगा। किसी भी नंबर को अगर आप किसी भी नंबर को सपोज 1/0 कर दिए तो इसका वैल्यू क्या होगा? ये अनडिफाइंड है, ये अनडिफाइंड है, इस पे ध्यान देना है। 1 से डिवाइड कीजिए 0 को या किसी भी नंबर n से 0 से डिवाइड कीजिए तो ये भी अनडिफाइंड ही होगा, इन्फिनिटी नहीं होगा, नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी। ये हमारा मिसकंसेप्शन होता है कि 0 से हम डिवाइड कर दिए तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी नहीं होगा, वो अनडिफाइंड होगा। एग्जैक्टली 0 है तब अनडिफाइंड होगा, और अगर बहुत छोटा नंबर से आप उसको डिवाइड करते हैं तब वो इन्फिनिटी को टेंड्स करेगा। और इन्फिनिटी एक आइडिया है, इन्फिनिटी क्या है? एक आइडिया है, एक नंबर नहीं है, नॉट अ नंबर, ये नंबर नहीं है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये एग्जांपल भी हमने देख लिया यहाँ पे इसका सॉल्यूशन। हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आगे पढ़ते हैं, हम लोग नेचर ऑफ रूट्स देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स है उसका नेचर किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। इसका थोड़ा आइडिया हमने आपको होगा पहले से, क्योंकि क्लास 10th पे हमने देखा था कि डिस्क्रिमिनांट के वैल्यू के अकॉर्डिंग रूट्स ये होता है। अगर डिस्क्रिमिनांट आपका इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनांट है अगर वो 0 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स जो है इक्वल होते हैं, और अगर आपका डिस्क्रिमिनांट डी जो है ग्रेटर देन 0 है तो उसके दो डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं। वी गेट टू डिस्टिंक्ट रूट्स इफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, और अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो इमेजिनरी रूट्स आते हैं। ये हमने देखा था, आज हम उसको फिर से रिकैप करेंगे, देखते हैं। तो नेचर ऑफ रूट्स देख रहे हैं, पहले हम लोग लिखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है कैसा होता है, x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट डी बाय 2a। ये इस फॉर्म में होता है। अब आप इसमें देख सकते हैं कि अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 हो जाता है तो ये प्लस माइनस 0 हो जाता है। ये सॉल्यूशन जो है x इक्वल टू केवल एक ही आ जाता है रिपीटेड रूट x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a, यही रूट हमारा रह जाता है, यही रिपीटेड रूट हमारा हो जाता है। अब देखते हैं, अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो हमें x के दो वैल्यूज मिलेंगे, x इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a और x माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। दो सॉल्यूशन हमें मिलेंगे, दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलेंगे, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलेंगे, रियल रूट्स। और अगर हमारा यहाँ भी रियल रूट मिलेगा, रियल रूट होगा क्योंकि ये b और a जो है रियल नंबर्स हैं, तो और a 0 नहीं है तो ये रियल रूट्स, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट भी ग्रेटर देन 0 है तो भी ये रियल रूट्स आएगा। अब अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो गया तब क्या होगा? उस केस में डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 हो गया तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर आपका नेगेटिव नंबर आ जाएगा, और स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आने से वो नंबर इमेजिनरी हो जाता है। स्क्वायर रूट के अंदर हमेशा स्क्वायर रूट पे रियल नंबर लेते हैं तब उसका रियल वैल्यू आउटपुट आता है। तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो जाएगा तो ये नंबर इमेजिनरी हो जाएगा रूट डी, तो इसीलिए इसमें आपको इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे, नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स, रियल रूट्स नहीं आएंगे आपके, दो इमेजिनरी रूट्स आएंगे, टू इमेजिनरी रूट्स आएंगे। इमेजिनरी नंबर हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में, इमेजिनरी नंबर, तब फिर हम लोग आगे इसको देखेंगे। इसमें दो इमेजिनरी रूट्स आएंगे, रियल रूट्स नहीं होंगे। अब आपका इन केस ए बी सी जो है, हमने देखा था ए बी सी जो है इसमें जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन था वो क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 और ए नॉट इक्वल टू 0, ए बी सी आर रियल कॉन्स्टेंट्स, रियल नंबर्स हैं, ये रियल नंबर है। अब एक स्पेशल केस है, अगर ए बी सी आपका रैशनल नंबर है, अगर आपका रैशनल नंबर हो ए बी सी, क्यूब फॉर रैशनल नंबर, ए बी सी रैशनल नंबर हो और आपका डी जो है परफेक्ट स्क्वायर, डी जो है परफेक्ट स्क्वायर हो, डी परफेक्ट स्क्वायर हो,
तो इस केस में डी परफेक्ट स्क्वायर है तो ये वाला नंबर क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा, और ये तो पहले से रैशनल है, बी और ए पहले ही से ही रैशनल हमने एज्यूम करके रखा हुआ है। तो रैशनल प्लस रैशनल रैशनल ही होगा। तो जब डी आपका परफेक्ट स्क्वायर आएगा तो इसके दोनों रूट्स जो हैं इक्वेशन के रैशनल रूट्स होंगे, दोनों रूट्स रैशनल होंगे, क्योंकि आपका टू रैशनल रूट्स उस केस में डी अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो आपका रैशनल रूट्स होगा, रैशनल रूट्स होगा। अभी तक का हमने जो भी पढ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। इन केस किन्हीं को कुछ डाउट है, कुछ ये इश्यूज हैं, तो आप उनको रेज कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं उसको। और आज का असाइनमेंट मैं गूगल क्लासरूम पे पोस्ट कर दूंगा। नेक्स्ट थिंग, जिनको भी कुछ दिक्कत हो रहा है तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये फिर से डिस्कशन होगा, इसमें जो भी आपको डिफ़िकल्टी हो इसका डिस्कशन एक बार ऑफलाइन क्लासेस शुरू होंगे तो हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे। और आप वैसे तो जो भी डाउट्स हैं आपके या जो भी नहीं समझ में आ रहा है इसमें, वो आप रेज़ कर सकते हैं। और वैसे भी आज मैंने जो भी पढ़ाया है ये आप पहले ही क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, उसी का रिकैप था ये लेक्चर। अगले दिन हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू फॉर योर पेशेंस।